देश विदेश में चल रही दिन भर की ताज़ा खबरें, खेल, मनोरंजन और हर क्षेत्र से संबंधित खबरें जानने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज के इस वीडियो के अंत तक। जानेंगे दोस्तों हर वो खबर जो देश में सनसनी पैदा कर रही है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की एक खास वीडियो। दोस्तों अमित शाह ने हाल ही में कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर सीआरपीएफ, ओडिशा पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस ने मिलकर एक ऑपरेशन किया जिसमें 14 नक्सली मारे गए। शाह का कहना है कि सरकार और सुरक्षा बलों के ये लगातार प्रयास भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं अमृत उद्यान जो राष्ट्रपति भवन का हिस्सा है, इस साल 2 फरवरी से 30 मार्च तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। अगर आप घूमना चाहते हैं तो सोमवार को छोड़कर हफ्ते में बाकी 6 दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि बुकिंग और एंट्री दोनों ही फ्री हैं। बस आपको राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से पहले बुकिंग करनी होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए माहौल गरमाने लगा है दोस्तों। हर पार्टी के नेता और स्टार प्रचारक अपनी अपनी रैलियों, रोड शो और जनसभाओं में लगे हुए हैं। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी किया। अनुराग ठाकुर ने इसमें कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो दिल्ली के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं दिल्ली में सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं सालगिरह मनाने जा रही है। ये योजना पिछले 1 दशक से बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि इस खास कार्यक्रम में सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों की महिला अधिकारी, दिल्ली पुलिस की महिला कर्मी, स्कूल की छात्राएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हिस्सा लेंगी। वहीं कल शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट का माहौल रहा। दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स करीब 488 अंक गिरकर 76,586 तक पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 भी 113 अंक लुढ़क कर 23,232 पर आ गया। मार्केट में ये गिरावट थोड़ी चिंता की वजह बनी हुई है। वहीं नई दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन में जिलाधिकारियों को बुलाया गया था। असल में सरकार चाहती है कि इस अभियान के तहत जो भी योजनाएं चल रही हैं उनका फायदा हर जनजातीय व्यक्ति तक पहुंचे। अब इस अभियान में 6 चीजों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जैसे कि सबके लिए पक्का मकान, अच्छी सड़कें, आंगनवाड़ी, बच्चों के लिए स्कूल और छात्रावास, बहुउद्देशीय केंद्र और वन धन विकास केंद्र। इसे लागू करने की जिम्मेदारी 18 राज्यों के जिलाधिकारियों पर है। साथ ही ऑस्ट्रेलियन ओपन के वुमेन्स सिंगल क्वार्टर फाइनल में पाउला बडोसा ने कोको गॉफ को 7-5 और 6-4 से हरा दिया। इस जीत के साथ पाउला ने अपने पहले ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में जगह बनाई है। अब सेमीफाइनल में पाउला का मुकाबला या तो आरियाना संबालेंका से होगा जो दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं और 2 बार की गत विजेता भी, या फिर अनास्तासिया पावलुचेनकोवा से जो उनके क्वार्टर फाइनल मैच की विजेता होंगी। सो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। इसी के साथ दोस्तों अब राज्य कर्मियों को छुट्टी के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। ये आवेदन मानव संपदा पोर्टल के जरिए किया जाएगा। 1 फरवरी से ये नियम सख्ती से लागू होने वाला है। जल्द ही इसको लेकर मुख्य सचिव की तरफ से आदेश भी जारी हो सकता है। इतना ही नहीं, सेवा से जुड़ी सारी प्रक्रियाएं भी अब ऑनलाइन ही पूरी करनी होंगी। मतलब अब पुराने तरीके के फॉर्म भरने और दफ्तर के चक्कर लगाने का झंझट खत्म। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली में इन दिनों चुनावी माहौल पूरे जोरों पर है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। आपका कहना है कि वो पिछले 10 सालों में किए गए कामों के आधार पर वोट मांग रही हैं। साथ ही उन्होंने कई नई घोषणाएं भी की हैं ताकि लोगों को अपनी तरफ खींचा जा सके। वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी पीछे नहीं है, वो भी अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने में जुटी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस बार बाजी किसके हाथ लगती है। वहीं भारत में हर 2 में से 9 सीईओ को देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पर पूरा भरोसा है। वो आने वाले सालों में अपने बिजनेस को बढ़ाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 87% सीईओ मानते हैं कि देश की आर्थिक ग्रोथ अच्छी रहेगी और इसी भरोसे के साथ वो अपने बिजनेस में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अपनी टीम को भी एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं। वहीं नवंबर 2024 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट स्कैम के जरिए 11.8 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। अब इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि 10 जनवरी को अहमदाबाद से धवल भाई शाह को पकड़ा गया, जबकि तरुण नटानी और करण श्याम दासानी को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्हासनगर से गिरफ्तार किया गया।
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का नया प्रशासन अब काम शुरू कर चुका है और आते ही उन्होंने भारत की अहमियत को साफ साफ दिखा दिया। अमेरिका भारत के मजबूत रिश्ते को और भी मजबूती देने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ज ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। साथ ही तुर्की के उत्तर पश्चिम में एक स्की रिजॉर्ट के होटल में मंगलवार भीषण आग लग गई, जिसमें मरने वालों की संख्या 76 तक पहुंच गई है। गृह मंत्री अली येरलिकाया ने बताया कि अब तक 45 लोगों की पहचान हो चुकी है, लेकिन बाकी लोगों की पहचान करने की कोशिश जारी है। इस घटना की जांच के सिलसिले में 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह हादसा काफी दुखद है दोस्तों, और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द सच सामने आए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने अपनी साझेदारी की पूरी समीक्षा की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि दोनों ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विस्तार से बातचीत की। ये मुलाकात भारत और अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत करने के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। वहीं वर्ल्ड बैंक द्वारा नियुक्त न्यूट्रल एक्सपर्ट ने किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में भारत का समर्थन किया है। पाकिस्तान ने इन परियोजनाओं के खिलाफ अपनी शिकायत को लेकर मध्यस्थता न्यायालय बनाने की मांग की थी, लेकिन विशेषज्ञ ने पाकिस्तान की याचिका को खारिज कर दिया। भारत ने इन परियोजनाओं पर विचार करने के लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति की थी और एक्सपर्ट्स ने इस मुद्दों को पूरी तरह से समझने के बाद ये कहा कि अब उन्हें दोनों देशों के बीच मतभेदों पर फैसला लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर केरल पहुंच रहे हैं। शाम को उनका कार्यक्रम मवेलिककारा में विद्याधिराज विद्यापीठम सैनिक स्कूल के उद्घाटन का है। इसके बाद वे अरणमुला में कवित्री और पर्यावरणविद सुगाथा कुमारी की 90वीं जयंती पर आयोजित 9वीं समापन समारोह का उद्घाटन करेंगे। वहीं सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मना रही है, जो बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा, सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों का एक अहम हिस्सा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नई दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस की महिला अधिकारी, छात्राएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल होंगी। इस समारोह का आयोजन 8 मार्च तक जारी रहेगा और इसका समापन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर होगा। वहीं दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में देश भर से लोग नए और उन्नत वाहनों को देखने पहुंचे हैं। इस एक्सपो में इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स वाली कारें और विंटेज कारें खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसके अलावा बाइक, स्कूटी और डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 पहिया और तिपहिया वाहनों ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। बड़ी वाहन कंपनियों ने अपनी जल्द लॉन्च होने वाली गाड़ियों को यहाँ प्रदर्शित किया है। साथ ही 22 जनवरी 2025 से JEE मेन सेशन 1 की परीक्षा शुरू हो चुकी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस स्तर की परीक्षा 30 जनवरी 2025 तक आयोजित करेगी। परीक्षा 2 शिफ्ट्स में हो रही है और सभी कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अब बस स्टूडेंट्स पूरी तैयारी के साथ एग्जाम देने जाएं और अच्छा परफॉर्म करें। साथ ही कर्नाटक के रायचूर और यल्लापुरा से एक सड़क हादसे की दुखद खबर आई है। रायचूर में एक वाहन पलटने से 3 छात्रों समेत 4 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल भी हो गए। जैसे ही हादसे की सूचना मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। सिंधनूर पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शवों को शव गृह में भेज दिया, जबकि घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। खबरों का सिलसिला इस वीडियो में यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं अगली खबर देखिए दोस्तों, काशी में बिजली व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए जोर शोर से काम हो रहा है। पावर ग्रिड और पारेषण विभाग अपने स्तर पर लाइन को बेहतर कर रहे हैं और वितरण क्षेत्र में कई अहम काम होने जा रहे हैं। इनकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अगले महीने से बिजली आधुनिकीकरण कार्य शुरू हो जाएगा, जिसमें जिले में 15 नए पावर सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। साथ ही अखिल भारतीय सराफा संघ के मुताबिक दिल्ली में सोने का भाव 100 रुपए बढ़कर 82,100 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। इससे पहले सोने की कीमत 82,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि स्टील और सीमेंट उद्योग का काटिल देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक बड़ी समस्या है। इन दोनों क्षेत्रों में बहुत कम कंपनीज हैं और ये कंपनियां अक्सर आपस में मिलकर काम करती हैं। स्टील और सीमेंट उद्योग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है और अगर इनका सही तरीके से काम नहीं होगा तो देश की प्रगति में रुकावट आ सकती है।
साथ ही दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि आगामी मतदान के दिन यानी 3 से 5 फरवरी और 8 फरवरी को चुनाव परिणाम घोषित होने तक दिल्ली में शराब की दुकानें और शराब परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सरकार की अधिसूचना के अनुसार इन शुष्क दिनों के दौरान कोई भी शराब की दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या शराब बेचने या परोसने वाला प्रतिष्ठान किसी को भी शराब नहीं बेचेगा। इसी के साथ स्विट्जरलैंड के दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 9700 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर विभिन्न कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बैठक में किए गए एमओयू के मुताबिक AM ग्रीन्स कंपनी प्रदेश में विमानन ईंधन उत्पादन की एक इकाई स्थापित करेगी, जिसके लिए 6000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये निवेश प्रदेश की विकास योजनाओं को और गति देने के लिए अहम साबित होगा। अमृत उद्यान, जो राष्ट्रपति भवन का हिस्सा है, इस साल 2 फरवरी से 30 मार्च तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। अगर आप घूमना चाहते हैं तो सोमवार को छोड़कर हफ्ते में बाकी 6 दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आप जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि बुकिंग और एंट्री दोनों ही फ्री है, बस आपको राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से पहले बुकिंग करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की 10वीं वर्षगांठ पर कहा कि इस अभियान में समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान की वजह से स्त्री और पुरुष के बीच का अंतर घटा है और लड़कियों को शिक्षा और करियर के लिए एक अच्छा माहौल बन पाया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावोस में स्विस फेडरल रेलवे के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने रेलवे की सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और उनके रखरखाव पर विस्तार से चर्चा की। इससे पहले उन्होंने स्विट्जरलैंड के सेंट मार्गेथेन में स्चैडलर रेल के रेल कोच निर्माण संयंत्र का दौरा भी किया। साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल गोवा में कई महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इन्हें देश को समर्पित किया। इस मौके पर श्री गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में क्रूज पर्यटन और आयात निर्यात क्षेत्र को बहुत फायदा होगा। उन्होंने गोवा सरकार से राज्य को प्रदूषण और दुर्घटनाओं से मुक्त बनाने की अपील की और साथ ही राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण की भी बात की। साथ ही सरकार का मानना है कि मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए 400 से ज्यादा मेला विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करने की योजना बनाई है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल महासंघों से कहा कि वे सुशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। साथ ही उन्होंने 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भारत के प्रदर्शन पर जोर दिया। ये बयान उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित गोल मेज बैठक के दौरान दिया। बैठक में मुख्य रूप से खेल परिवेश को बेहतर बनाने, योजना प्रशासन और बुनियादी ढांचे पर चर्चा की गई। वहीं भारत इस बृहस्पतिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर पराक्रम दिवस मनाएगा। ये आयोजन 3 दिन तक कटक में होगा, जो नेताजी के जन्म स्थान है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी इसका उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे और उनके जन्म स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। वो भवन अब संग्रहालय में बदल दिया गया है। साथ ही मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अब 8 अरब डॉलर की हो चुकी है और अगले दशक में ये 44 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। उन्होंने बताया कि भारत का स्वदेशी गगनयान मिशन चंद्रयान 4 मिशन जो कि 2027 में होगा, शुक्रयान मिशन जो कि 2028 में होगा और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2030 तक हमारे देश की अंतरिक्ष यात्रा को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र ने दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में 38,750 करोड़ रुपए की कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से पहला समझौता ज्ञापन महाराष्ट्र सरकार और कल्याणी समूह के बीच था, जिसमें रक्षा, इस्पात और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र शामिल हैं। सरकार ने बताया है कि देश भर में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं। ये खाता योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। इसके तहत माता पिता किसी भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक से डाकघर में अपनी बेटियों के नाम पर सिर्फ 250 रुपए जमा करके खाता खोल सकते हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस योजना पर अभी 8.2% की दर से ब्याज मिल रहा है।
साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। उसके 2 निगम पार्षद और एक पूर्व विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनमें से श्रीदत्त शर्मा, जो 2015 से 2020 तक गोंडा से विधायक रहे थे, भजनपुरा से निगम पार्षद रेखा रानी और ख्याला से पार्षद शिल्पा कौर भी हैं। इसके अलावा केजरीवाल के जमानती कुलदीप मित्तल ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण के बाद से लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। अब ट्रंप ने एक और बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने विविधता, समानता और समावेशी विभाग के पूरे स्टाफ को छुट्टी पर भेजने का आदेश दिया है। इसके अलावा इन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की भी तैयारी की जा रही है। साथ ही राजधानी में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी है। एसीबी की टीम ने मोहराबादी में रामकृष्ण मिशन के पास नामकुम अंचल के अंचल निरीक्षक राजेश कुमार के घर पर छापा मारा है। ये कार्रवाई शहर अंचल के पूर्व अंचल अधिकारी मुंशी राम की गिरफ्तारी के बाद की जा रही है, जिन्हें एसीबी ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। साथ ही उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है और अगले 2 दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। कई जगहों पर बादल रहे, लेकिन अब अगले 2 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में मतदान के दिन भी बादल रह सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है। चोटियों पर बर्फबारी का भी अनुमान है, जिससे पहाड़ और मैदान दोनों जगहों पर तापमान में गिरावट हो सकती है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और किस राज्य से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में राज्य का नाम जरूर लिख दें। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।